बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत से मुतालिक पिछले कुछ दिनों की, हफ्तों की या हालिया दिनों की मैं कह सकता हूँ सबसे बड़ी खबर आई है अब से कुछ देर पहले। ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासत की अहम तरीन डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बैठे हैं लंदन में। अब से कुछ देर पहले बाकायदा ये कन्फर्म कर दिया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के 3 दफ़ा के साबिक़ वज़ीर आज़म जो कि लंदन में मुकीम हैं, उन्होंने अपने वीज़ा की तौसी की दरख्वास्त की थी बरतानिया के मुतल्लिका डिपार्टमेंट से, और बरतानिया के मुतल्लिका डिपार्टमेंट ने, होम डिपार्टमेंट ने नवाज शरीफ साहब की उस दरख्वास्त को रद्द कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। ये बहुत बड़ा ब्लो है PMLN के लिए, बहुत बड़ा ब्लो है नवाज शरीफ साहब के लिए। आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि अब लीगली स्पीकिंग नवाज शरीफ साहब के पास क्या क्या रास्ते रह गए, और उससे भी इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि लीगली तो जो उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे वो होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा बहुत बड़ा एक सियासी नुकसान नवाज शरीफ साहब को हो गया है, क्योंकि अब अगर वो फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस नहीं आते, जो कि लगता है कि नहीं आएंगे, तजियाकारों से ज़रा पूछेंगे तो उनके मुखालफिन के हाथ में एक बहुत बड़ा नया बयानिया है जिसमें वो अपने अल्फाज में कहेंगे कि जनाब वही वो भगोड़ा सगोड़ा सारे जो अल्फाज कहते हैं, मैं चले वो नहीं दोहराता, लेकिन वो कहेंगे कि एक आदमी जो यहाँ से मफरूर है वो वहाँ पर गया है और जिस मुल्क में भागा है, अब तो वो मुल्क भी कह रहा है कि यहाँ से निकलो। और ज़ाहिर है मैं मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो सियासी मुखालफिन कहेंगे वो इसी अल्फाज की इंटेंसिटी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उन अल्फाज में कहेंगे कि लात मार दी, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन भगोड़ा वापस नहीं आ रहा। अब ये सारे आप सवाल जवाब सुनेंगे बयानात PTI की तरफ से, और PML नून के लिए इसको डिफेंड करना यूं मुश्किल हो जाएगा कि उनसे जब पूछा जाएगा कि भाई आप वोट के इज्जत दो की जंग लड़ रहे हैं, आप बरतानिया गए थे, उन्होंने भी आपको बीमार मानने से इनकार कर दिया, तभी तो वीज़ा में तोसी नहीं की, वो कह रहे हैं इसका मतलब कि जाओ, आप क्यों नहीं आते, वोट को इज्जत दो की जंग यहाँ क्यों नहीं लड़ते। तो बहरहाल बहुत सारे सिनेरियोज हैं प्रोग्राम में, इसके लीगल हवाले क्या होंगे, इसके कानूनी हवाले क्या होंगे, वो डिस्कस करने के लिए हमारे साथ बड़ा रेलिवेंट पैनल मौजूद है। यहाँ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाया पाकिस्तान के ऑफकोर्स बहुत सीनियर, बहुत रेलिवेंट हैं इस मौजू पे और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से ओवरऑल जनाब फ़ाद हुसैन साहब, सर बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, और रऊफ क्लासा साहब और दीगर तजियाकार भी हमें ज्वाइन करेंगे। मुझे अगर इजाज़त दें तो वहाँ लंदन में एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर फरीद कुरैशी खड़े हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, जिन्होंने हमसे कुछ लम्हात पहले हुसैन नवाज शरीफ साहब को भी देख लिया और उनसे बात करने की कोशिश की। और हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर मज़हर अलाई साहब भी, जो कि UK के कवानीन जानते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि लीगली नवाज शरीफ साहब के पास अब क्या ऑप्शन है। आपके पास सर कोई डिस्कशन में प्लीज़ आप जब भी जंप इन करना चाहें, कोई सवाल हो तो। फरीद पहले मुझे बता दें, हुसैन नवाज साहब ने, हमने क्लिप देखा, अभी आपने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ऑफ कैमरा कुछ बात की या बस वही गुफ्तगू थी, उन्होंने कहा कि नहीं मैं इस पर बात करना नहीं चाहता, और जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा वही है। जी बिल्कुल, हमने कोशिश की कि उनसे बातचीत की जाए और पता किया जाए कि मामला सारा है क्या, क्या एप्लीकेशन थी, क्यों रिफ्यूज़ की गई, कब तक मियां साहब स्टे करेंगे, क्या वो वापस जाएंगे। लेकिन हुसैन नवाज ने किसी भी बातचीत का जवाब नहीं दिया, बल्कि मुख्तसरन कहा कि मरियम औरंगजेब की तरफ से पार्टी का मौक़िफ़ सामने आ चुका है, आप उसी को सुन लीजिए। और उसके बाद वो यहाँ से चले गए। लेकिन ये एक बड़ा सेटबैक है नवाज शरीफ के लिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी गई है और अब अपील पे जाएंगे, और बाकी जो मामला हैं वो उसके बाद सामने आएंगे। सियासी तौर पे भी इसका नुकसान होगा, नवाज शरीफ को आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुछ फरीद आपको इसका अंदाजा है कि ये नवाज शरीफ साहब के पास कितने साल वीजा था बरतानिया, यानी ज़ाहिर है अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं व्यूअर्स के लिए तो ये ऐसे ही है ना कि पाकिस्तान के एक शहरी हैं जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म भी रहे, उनका नाम नवाज शरीफ है, वो फ़ाद हुसैन भी होते हैं, वसीम अदामी भी हो सकते हैं, वो UK गए उन हालात में जो कि पाकिस्तानी आवाम के जहन में कि बीमारी और वो सारा मामला। जिस तरह अगर मुझे UK जाना हो तो मैं वीज़ा पे जाऊँगा UK, वो 6 महीने का होगा या 2 साल का होगा या 5 साल का होगा या 10 साल का होगा। अब मैं UK चला गया, अब वो वीज़ा की अगर मेरी मुद्दत ख़त्म हो रही है तो मैं बाउंड हूँ कि उस वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से पहले पाकिस्तान वापस आ जाऊँ। नवाज शरीफ साहब के साथ भी ये मामला हुआ, लेकिन वो वापस नहीं आए, उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी बरतानिया के डिपार्टमेंट से कि आप इसमें को एक्सटेंड कर दीजिए, और उन्होंने एक्सटेंड नहीं किया। ये सिंप्लीफाई करते तो सिनेरियो यही है ना। तो ये कितने साल का वीज़ा था और ये कब रिजेक्ट हुआ, ये कुछ अंदाज़ा है? देखें, उनके पास जो वीजा था उसके मुताबिक उन्हें 6 माह के अरसे में एक दफा मुल्क से बाहर जाना उनके लिए जरूरी था। लेकिन कोविड की वजह से बरतानी हुकूमत ने ये सहूलत लोगों को दे दी कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि आप यहीं पे स्टे कर सकते हैं। अब चूंकि कोविड भी कंट्रोल में आ चुका, कवानीन दोबारा अमल हो चुके हैं, तो अब इन्हें बरतानिया से वापस बाहर जाने की और फिर इनके पास आने का ऑप्शन मौजूद था, जो इन्होंने नहीं किया। इन्होंने होम ऑफिस से यहीं पे स्टे करने की दरखास्त की, जो कि रिफ्यूज कर दी गई है। इनके 14 दिन का टाइम दिया गया कि आप 14 दिन के अंदर अपील करें या इस मुल्क को छोड़ दें। अपील उन्होंने कर दी है, अब होम ऑफिस उसके ऊपर फैसला करेगा। अगर वहां पे भी उनको रिफ्यूज कर दिया गया तो फिर नवाज शरीफ कोर्ट में जा सकते हैं, जिसमें कुछ टाइम लगने का अमकान है। अब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्या हो सकती है वो मैं जरा वो बैरिस्टर साहब से पूछता हूं मैं। लेकिन ये बताएं कि हम ये अज्यूम कर सकते हैं ना, इस हवाले से ज़ाहिर है बाकायदा तो नून लीग ने नहीं बताया,
लेकिन ये अज्यूम करना मुश्किल नहीं है ना कि ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब ने यही दरखास्त दी होगी कि चूंकि मैं बीमार हूं इसलिए मेरे वीजा में तौसी कर दीजिए, जिसको नहीं माना यूके ने, ऐसा ही। जी बिल्कुल, तिब्बी बुनियादों पर ही उन्होंने मजीद स्टे की दरखास्त की जिसे रिफ्यूज कर दिया गया है। लेकिन उनके इलाज के हवाले से अगर बात करें तो हमने नहीं देखा नवाज शरीफ को हॉस्पिटल जाते हुए गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 साल से। शुरू में जब आए तो वो अस्पताल जाया करते थे रेगुलरली, डॉक्टर इमरान उनके हमरा होते थे, उनके टेस्ट भी हुए, बज़ाहिर वो नजर भी आते थे कि बहुत कमजोर हैं। अब यानी फरीद इसका मतलब ये कहा जा सकता है ना कि बरतानिया की जो मुताल्लिका डिपार्टमेंट है उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब को इस कदर बीमार मानने से इनकार कर दिया कि कोई आदमी इतना बीमार हो कि वो ट्रैवल ही ना कर सके, ये नहीं समझा उन्होंने इतना बीमार, ये कहा जा सकता है ना? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि अगर नवाज शरीफ इतने बीमार होते तो वो उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज ना की जाती और डॉक्टर की तरफ से अगर मुतमईन किया जाता होम ऑफिस को तो यहाँ पे डॉक्टर के लेटर की, डॉक्टर की बात की बड़ी वैल्यू है और उसको कभी भी रिफ्यूज ना किया जाता। और एक बात और बता दें फरीद कि क्या इस खबर को, चूंकि ये हैरत अंगेज तौर पर आज से 3 दिनों पहले फैसल वाडा साहब ने ये ट्वीट किया था कि जनाब ये सारे का सारा मामला हो गया, इस खबर को नून लीग ने छुपाने की कोशिश की कि ना आए और फिर ये वाडा साहब का ट्वीट हो गया और फिर सारे साथियों ने सवाल पूछना शुरू कर दिए, ये इस तरह हुआ मामला? इवन ट्वीट के बाद जब हम लोगों ने राब्ता किया शरीफ फैमिली से तो उन्होंने किसी भी किस्म का तबसरा करने से गुरेज किया और किसी बात का जवाब नहीं दिया गया। शायद वो शॉक में थे कि ये खबर बाहर कैसे निकली है, क्योंकि ऐसे नहीं लगता कि नून लीग की तरफ से ये खबर बाहर निकाली गई हो। कौन सा सोर्स था, किसने खबर दी, इस बारे में फैसल बोड़ा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी खबर थी जिसको छुपाने की बज़ाहिर कोशिश भी की गई, लेकिन सच था वो सामने आ गया और अब सारी बातें जो है वो तो बिल्कुल खुल के सामने आ गई। राइट, ठीक है फरीद, मैं जरा बैरिस्टर साहब से भी पूछूं। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वसीम अमीर साहब। सर बहुत शुक्रिया, यहाँ रऊफ क्लासरा साहब भी तशरीफ फरमा स्टूडियो में, फाद हुसैन साहब भी हैं। तो सर जरा हमें पहले तो क्विकली और आसान अल्फाज में समझा दें कि अगर एक शहरी है पाकिस्तान के, वो यूके गए, उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, उन्होंने दरखास्त दी कि भाई तौसी कर दीजिए और वीज़ा रिजेक्ट हो गया, यानी ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई, तो अब लीगली स्पीकिंग आप बरतानिया के लॉ के एतबार से बताएं, चूंकि आप जानते हैं वहाँ का कानून सारा, उस शहरी के पास पाकिस्तान के जिसका नाम नवाज शरीफ है, क्या क्या ऑप्शन हैं लीगली? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, फॉर प्रोफेशनल रीजंस मैं नवाज शरीफ साहब के केस पे नहीं कमेंट कर रहा। ठीक है, ओके, मैं आपको सिर्फ प्रोसीजर बता रहा हूं। अगर कोई भी आदमी इस सिचुएशन में आ जाए तो वो क्या कर सकता है, ये बता दें, क्या ऑप्शन है ये बता दें। जी, ह्यूमन राइट्स ग्राउंड के ऊपर जब भी किसी का केस रिफ्यूज होता है तो आम तौर पर उसे हक अपील दिया जाता है, जो कि फर्स्ट टीयर ट्रिब्यूनल इमिग्रेशन एंड असाइलम चैम्बर में 14 यौम के अंदर अपील फाइल करनी होती है। ओके। और आजकल जो टाइम फ्रेम चल रहा है उसमें 8 महीने से लेके 1 साल तक वक्त लगेगा जब उनकी हेयरिंग आएगी। हेयरिंग में अगर उनकी अपील एक्सेप्ट हो जाती है तो उनको वीजा मिल जाएगा, अगर अपील रिफ्यूज हो जाती है तो फिर फर्दर अपील की जा सकती है अपर ट्रिब्यूनल इमिग्रेशन एंड असाइलम चैम्बर्स में, लेकिन वो अपील का हक नहीं होता, उसके लिए पहले इजाजत दरकार होती है। अगर फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल के जज के फैसले में कोई लीगल एरर मौजूद है, अगर परमिशन ना मिले तो फिर अपील आगे नहीं जा सकती। और सर आम तौर पर जो फैसले होते हैं उसमें, यानी आम तौर पे क्या देखा गया है कि अपर अदालत में अपील का मार्जिन होता है या ज्यादातर केसेस में नहीं होता? नॉर्मली क्या देखा गया, मुशाहिदे में क्या है? ज्यादातर केसेस में नहीं होता। अच्छा हो गया। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि आप ये कह रहे हैं कि जो अपील का जो उनके पास राइट है, जो कि वो एक्साइज उन्होंने कहा या किसी के पास भी राइट है, उस अपील में भी अगर वो आज जाता है कोई भी बंदा तो 8-10 महीना लग जाएगा उसकी अपील की बारी आने में, आजकल के वक्त के मुताबिक। अच्छा, करेक्ट। और जब एक दफा ये मामला एंटरटेन होना शुरू हो गया 8 महीने बाद, 10 महीने बाद किसी का भी, तो मुशाहिदे में क्या है कि वो केस कितने दिनों, हफ्तों या महीनों में सॉल्व हो जाता है आमतौर पर? एक ही दिन फिक्स होता है हेयरिंग का, उसी दिन सारी एविडेंस होती है। जजेस नॉर्मली डिसीजन रिजर्व करते हैं और 2 से 3 हफ्ते के दौरान में डिसीजन बाय पोस्ट सोलिसिटर्स को या एपेलेंट को सर्व हो जाता है। ओके। और ये बता दें कि अगर अदालत में जाने का इख्तियार मिलता है उस अपील के नतीजे में, तो एक दफा केस अदालत में चला गया तो अगेन आमतौर पर मुशाहिदा क्या है, अदालती कार्रवाई कितना अरसा चलती है? फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल भी अदालत ही है। जी। आप अदालत अपर ट्रिब्यूनल को कह रहे हैं प्रोबेबली। जी। और अपर ट्रिब्यूनल में अगर जाए तो आजकल के हिसाब से टाइम फ्रेम है तकरीबन 6 महीने का, कि अपर ट्रिब्यूनल में भी ऑन इट्स ओन टर्न बारी आ जाती है। 6 महीने में औसतन बारी आती है। और केसेस की मियाद कितनी होती है, कितने लंबे चलते हैं इस तरह के केसेस आमतौर पे? जिस दिन हेयरिंग आती है उसी दिन देन एंड देयर डिसीजन हो जाता है अपर ट्रिब्यूनल में भी। यस। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ये जरा पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया। बैरिस्टर साहब और फरीद बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। यहाँ साहब है रऊफ क्लासरा साहब हैं और वहाँ लाहौर से इमरान खान साहब तजिया कर भी हमारे साथ
मौजूद है। थैंक यू इमरान भाई। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि अगर आज वो अपील में जाते हैं, जो कि जा रहे हैं, उन्होंने कह दिया है, तो बारी आएगी 8-10 महीने बाद। तो इसका मतलब हम पॉलिटिकल एंगल जरा बाद में डिस्कस करते हैं। लीगली स्पीकिंग उनको ऐसी सिचुएशन कोई नहीं है कि रातों रात दौड़ लगानी पड़ेगी, 8-10 महीना तो है और ये टाइम वो बाय करेंगे। ये बात क्लियर है मेरे ख्याल है। और जब इन्होंने ये अप्लाई किया था इस अपनी एक्सटेंशन के लिए, तो जाहिर बात है नवाज शरीफ साहब ने अपने सारे जो उनके कानूनी माहिर हैं, जो लॉयर्स हैं, उनसे सारी ये डिस्कशन की होगी, मुशावरत की होगी, और उन्होंने ये बताया होगा कि जनाब अगर खुदा ना खास्ता ये मामला ऐसा होता है तो आपके पास ये सारा कुछ है, तो वक्त का इशू नहीं है। तो ये तो मेरे ख्याल में सरप्राइज किसी के लिए नहीं आ रहा। असल बात है जो आप शायद बाद में वो मैं आता हूँ। रोब साहब पहले अगेन ये लीगल हवाले से बात कर लें, फिर हम सियासी इसके असरात क्या होंगे, जो कि मेरा ख्याल है, आई थिंक आपका भी यही रहा है ना कि वो नुकसान बहुत होगा। अभी आपको लगता है 8-10 महीने इस तरह टाइम गेन करेंगे अपील में जाके, और पहला काम तो ये करेंगे? जो गुफ्तगू हमने सुनी है तो उससे तो मुझे लगता है कि 1.5 साल का प्रोसेस तो है कम अज़ कम, और 1.5 साल बाद पाकिस्तान में इंतखाबात का भी माहौल बन जाएगा, और मेरा ख्याल उनको सूट करेगा। वो हीरो बनकर आ जाएंगे कि ओके फाइन जी आई एम कमिंग, ठीक है जी, मुझे जेल में डालें, आपने जो मेरे साथ सलूक करना है करें। सो वो जो आप एक उस पर सिंपथी वोट लेने की कोशिश करते हैं, तो नवाज शरीफ साहब को ये सूट करता है कि 1.5 साल बाद वो वापस आएँ, और यकीनन वो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब है ना, जैसे बेनजीर भुट्टो ने एक डेस्परेट अटैम्प्ट की थी कि मुझे वापस आना चाहिए जनाब मुशर्रफ की वार्निंग के बावजूद, और वो अगेन आई थी, और उसके बाद जो हुआ वो हमने आगे देखा। सो नवाज शरीफ साहब को 1.5 साल का, ये 1.5 साल बाद उनको सूट करता है कि उनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए, उनको वहाँ से डिपोर्ट किया जाए, वट किया जाए। वो यहाँ पे आके लैंड करके जेल में अगर बैठे हुए हैं तो उनका मेरा ख्याल है जो वोटर है या उनका सपोर्टर है या उनकी पार्टी का लीडरशिप जो है वो एक्सप्लैट कर सकती है उनकी जेल को, डिटेंशन को। एक जो है ना डिफेंस वाला, एक आके डिफाई करने वाला इमेज जो है ना उनका। अग्री। फिर मैं इमरान आपकी तरफ आता हूं जरा। देखिए उसमें फर्क कितना होगा कि अगर मियां साहब खुद वापस आ जाते हैं और कहते हैं मैं वापस आ रहा हूं जेल जाने के लिए, जैसे पहले आए थे, जैसे, तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा, जो ये कह रहे हैं। अब नहीं, अब अगर उनको भेजा जाता है जबरदस्ती तो कहेंगे धक्के मार के निकाल दिया तो आगे भाई वो फिर सियासी उसका जो फायदा है वो उतना शायद उल्टा हो जाए, बल्कि काम ना, अगर उल्टा नहीं भी तो फायदा नहीं होगा, कम से कम बहुत कम होगा। वो वक्त आके खुद आ जाते हैं। लेकिन इमरान ये सब तो होगा 8-10 माह बाद ना, अगर आप भी इसे एग्री करते हैं कि अभी तो वहां रहेंगे और 8-10 महीने रहेंगे कम से कम। लेकिन ये जो 8-10 महीने जितना भी टाइम होगा, इसमें सियासी डैमेज बहुत नहीं हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह मैंने अपने इब्तिदाइये में कहा कि पीटीआई को तो फुल टॉस भी नहीं, छक्का मारे ग्राउंड से बाहर, कि वो कहेंगे, और बड़े सख्त अल्फाज में कहेंगे, मैं नर्म में कह रहा हूं कि देखो यहां से भागे, पहले वो बड़े गलत इस्तेमाल करेंगे, सब कुछ कहेंगे, और जहां भागे थे, अभी फाज साहब भी यही कह रहे थे भाई, जहां से भागे थे वो भी कह रहे हैं कि निकलो यार यहां से, फिर भी नहीं निकलता, और बात करते हैं वोट को इज्जत की। तब तक ये बयानियां कूट कूट के पीटीआई बहुत सियासी नुकसान नहीं पहुंचा देगी, इसको डिफेंड करना ही मुश्किल हो जाएगा नून लीग के लिए। देखें वसीम, उसूल की बात करें तो यहाँ पे दो और बहुत पढ़ी लिखी शख्सियात बैठी हुई हैं। फाद हुसैन साहब हैं, रऊफ क्लासरा साहब हैं, हम लोग उनसे सीखते हैं। लेकिन क्या इखलाकी तौर पे जो शख्स अपने आप को लीडर क्लेम करता हो वो इस किस्म की कमजोर चीजें कर सकता है? यानी मियां नवाज शरीफ साहब के सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है ना कि अगर वो वापस आ जाते हैं तो उनके प्लेटलेट्स खराब हो जाएंगे बहुत तेजी से। ये आबो हवा उनको सूट नहीं करती, और उनकी बेटी पहले ही कह चुकी है। देखिए पीएमएलएन ने इसके लिए ग्राउंड बनाया है, ऐसा नहीं है कि ये अचानक हो गया है। पीएमएलएन पहले कहती थी मियां साहब बहुत सख्त बीमार हैं, उनकी जिंदगी का मसला है, फिर कहती थी उनका इलाज चल रहा है, कोरोना की वजह से थोड़ा रुका हुआ है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया नहीं नहीं असल में ना वो उतने बीमार नहीं है जितना प्रॉब्लम कुछ और चीजों का है, फिर कहना शुरू किया कि अगर उनको इंसाफ मिल जाए और उनकी जिंदगी की गारंटी हो तो वो शाम को वापस आ सकते हैं। यानी प्रिंसिपली स्पीकिंग आई थिंक सब एग्री करेंगे, क्योंकि बहुत पोजीशन आज कमजोर हो गई है। प्रिंसिपली स्पीकिंग आई थिंक इससे कोई डिसएग्री नहीं करेगा, मैं आता भी हूं, इनसे पूछता भी हूं, लेकिन अब वो आएंगे तो नहीं ना, ऐसा लगता है, तो नहीं आएंगे तो उसका सियासी नुकसान नाकाबिले तलाफी नहीं हो जाएगा, या नहीं आपके ख्याल में? ठीक है, चलता है, पाकिस्तान में होता है, ठीक है। इमरान, बयानिए को जैसा घुमाया है ना पीएमएलएन ने, उनके अपने लोगों में एक्सेप्टेंस लेवल बहुत ज्यादा है। पीएमएलएन का वर्कर वो बड़े अच्छे तरीके से मियां साहब को एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो वर्कर इलेक्शन नहीं जितवा सकता, वर्कर सिर्फ सपोर्ट कर सकता है। जैसे पीटीआई का वर्कर है, पीपल्स पार्टी का वर्कर है, ऐसे ही पीएमएलएन का भी वर्कर है ना। लेकिन जो लोग फैसला कुन रोल प्ले करते हैं वो बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, वो इफेक्ट हो जाएंगे। वो वाला वोट जो फैसला करता है कि इस हुकूमत, हमने किसकी हुकूमत बनानी है, मिसाल के तौर पे यहां पे अगर 100 वोट हैं तो पीएमएलएन का अपना जाती 10 वोट होगा, 10 पीटीआई का होगा, कोई 5-6 पीपल्स पार्टी का होगा। पंजाब की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे ये ना मुकाबला।
बाकी ज्यादा वोट वो होता है जो फैसला कुन होता है, जो लोग अचानक उस दिन फैसला करते हैं इधर डालना उधर डालना, उनकी राय बनती रहती है। उन लोगों में कोई अच्छी राय नहीं बन रही। ठीक है, ये जो एक शेयर का कॉन्सेप्ट है ना, वो खराब हो रहा है पीएमएलएन का। ये जरा मैं क्लास और ये खुद कर रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता उसको मोल्ड कर रहे हैं। ओके, ये जो रऊफ साहब जो फाद भाई ने बात की कि अगर सिनेरियो वो होता है कि भाई नवाज शरीफ साहब ने अपील भी कर दी, सारा कुछ किया और सब खबरें तो बाहर आ जाती हैं, कितना छुपती हैं, तो 8-10 महीने बाद अगर ये पता लगा कि जनाब अपील भी हो गई है रिजेक्ट या होने लगी है रिजेक्ट, अब तो कोई चाह रहा ही नहीं रहे वापस आ रहे, तो फिर तो वो सियासी फायदा नहीं उठा सकेगा ना। आप कह रहे हैं फिर तो कहेंगे जी धक्के मार के निकाला है तो आए और करते क्या, वो कह रहे जाओ। हम सारे बैठे हुए हैं, हम आके ऐसे मुआशरे की बात कर रहे हैं, आइडियल मुआशरे की, जहाँ पे लोग जो है ना इन बातों को बड़ा आके जीरो टॉलरेंस लेते हैं और या हाई मॉरल ग्राउंड को अप्रिशिएट करते हैं। आपको याद होगा यही मियाँ नवाज शरीफ साहब रातों रात जहाँ से निकले, डील की और 10 साल के लिए चले गए। 10 साल बाद वापस है, उनको कौन सा नुकसान आते उन्होंने पंजाब में अपना आगे हुकूमत बना ली थी। आपको याद होगा वजीर आला, हालांकि दूसरे मुल्क के इंटेलिजेंस हेड ने लहरा के दिखाया कि भाई देखो ये था, उन्होंने आके सारा कुछ कर लिया। और इसके बाद आपको याद होगा इन्होंने आके अपना नैरेटिव बनाया, इन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, और फिर इन्होंने आके जनरल बाजवा साहब की जहाँ पे उन्होंने आगे मुद्दत मुलाजमत का वोट था इन्होंने डाला, और बड़ा इनको झटका। उस वक्त भी हम सारे कहते थे कि वोट को इज्जत दो, डिफेंस थी, बुला बुला किधर गई। ये कौम बड़ी जनरस कौम है, ये ज़रा थोड़ी सी इनको ज़रा आपने स्पेस दे हमारी कौम को। ये अपने लीडर्स के बड़े बड़े ब्लंडर्स, उनके कंप्रोमाइजेज, उनकी डील्स, उनकी करप्शन, उनकी मॉरल करप्शन, फाइनेंशियल करप्शन हो या इस तरह के उनके हथकंडे हो जो हमें नजर आ रहे हो, ये बड़ी फॉरगिव करने वाली कौम है। मियाँ साहब आएंगे दोबारा तो ये वो जो बात आप और हम कर रहे हैं ना, 3-4 कर रहे हैं, इमरान भाई कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, फाज हुसैन साहब कह रहे हैं, सारे लोग, ये कौम उस वक्त बिल्कुल डिफरेंट नैरेटिव पे आ जाएगी। और मियां साहब के पास ये बड़ा फन है। सो पॉलिटिकली स्पीकिंग दिस इज नॉट अ बैड न्यूज़ फॉर नवाज शरीफ, परसेप्शन वाइज इट इज अ पॉलिटिकली स्पीकिंग हार्डकोर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लेंस से देखें। इसमें एक चीज है, इनको नुकसान हुआ था, अगर बड़ा नुकसान, थोड़ी सी इमरान भाई, अगर इनको बड़ा नुकसान होना चाहिए था, जो हुआ भी होगा शायद किसी हद तक, वो फिर खड़े हो गए। जब इन्होंने अपना नैरेटिव छोड़ा कि इन्होंने आपको याद वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत देने के बाद इन्होंने जाकर पार्लियामेंट में लाइन में लग के इन्होंने बाजवा साहब वोट डाला, उसके बाद इनको सीरियस नहीं लेना चाहिए था, लेकिन लिया उन्होंने, अवाम ने फिर लिया, वो दोबारा खड़े हो गए दोबारा। सो अवाम जो है ना बड़ी माशाल्लाह हमारी वो है, ये बड़े दिल की माल है कि इतना ज्यादा ये आगे सख्त रूल्स अप्लाई नहीं करते जो आप और मैं कर रहे हैं। हाँ जी इमरान साहब, देखें जब लोगों के पास कंपैरिजन करने के लिए पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में होता है ना, तो फिर उनको पीएमएलएन अच्छी लगती है पंजाब में, कम से कम पंजाबी तो है ना, यहाँ के हैं। अब उनके पास एक और पार्टी भी आ गई ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी उनको पंजाब के अंदर एक टफ टाइम दे सकती है। एक चीज और है, देखें पीएमएलएन की कभी भी अवाम के साथ डील नहीं होती, पीएमएलएन की हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील होती है। नवाज शरीफ साहब अपने पूरे जो सियासी करियर है उसमें कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इक्तदार में नहीं आए, हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक्तदार में आए। हाँ, वहां पे मियाँ साहब बहुत बड़े बड़े ब्लंडर करते हैं, उनको पॉलिटिकली बहुत बड़े बड़े डैमेज हो जाते हैं, लेकिन आज से 1.5 साल के बाद अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मियां नवाज शरीफ साहब को हीरो बनाकर पाकिस्तान में ले आए तो फिर सत्ते खैरा ने। लेकिन अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ रही और वो पाकिस्तान वापस आए तो नताइज 2018 से मुख्तलिफ नहीं होंगे। ओके, ये जो हम एक बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, जो इमरान भाई ने कहा कभी ऑफिशियल है, कभी यानी कभी बाकायदा कभी बेकायदा कुछ ना कुछ बार्गेनिंग चल रही होती है, उसमें नवाज शरीफ साहब का पलड़ा डाउन हुआ है। वो होता है, अब वो इस बात पे राजी हो कि अच्छा भाई ठीक है, फिर मैं भी खामोश रहता हूँ, मरियम बीबी भी खामोश रहें, शहबाज शरीफ साहब आए आगे और उनको करने दें, क्योंकि मेरा मामला तो वैसे। देखिए मुझे तो यही लग रहा है कि आप इसको जिस जाविये से भी देखें ना, इसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब देखें जब से खबर ब्रेक हुई है, नून लीग की तरफ से बयानिया क्या आ रहा है, अभी तो आया ही बड़ा कम है। अगले सेगमेंट में जो आया है वो कम से कम जो मैंने सुना है वो यही है कि जी वो तो देखें लोगों के दिलों में बस रहे हैं। यू नो इशू ये है कि आपको अगर एक मुल्क जहां पे आप खुद ठहरे हुए हैं मेहमान के तौर पर, अगर वो आपको भेज रहा है, आप इसको स्पिन, रऊफ क्लासरा साहब की बात बुनियादी तौर पर दुरुस्त है कि हमारे यहाँ सियासत में लोग भूल जाते हैं। देखिए जो लोग नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर हैं हार्डकोर, उन्होंने तो इससे नहीं इफेक्ट होना ना, जो पीटीआई के उन्होंने भी नहीं होना। इमरान जो बात कर रहे थे कि अल्टीमेटली अगर स्विंग वाला कह लें, हमारे यहाँ अगर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो जाए और एक दिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, अगर मैं ही कह रहा हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा मजाक, तो वो जो अनडिसाइडेड है वो फैक्टर करेगा।
देखिए ना, आप इसको मेरिट पे जस्टिफाई करना मुश्किल हो रहा है। अब कल को मैं आपकी बात से अग्री करता हूं कि पीटीआई के लिए ये काम बड़ा आसान हो गया। उन्होंने कल से इसकी फेंटी लगानी शुरू कर देनी है। अब दूसरी तरफ अगर कोई मंतक है जो उस बयानिए को न्यूट्रलाइज करे तो प्रिवेल कर जाए शायद, अभी तक समझ तो लेकिन नहीं, क्या अभी तक नहीं आ रही, है? मुझे नहीं आ रही समझ। ठीक है, क्या मंतक है, कोशिश करते हैं नून लीग से बात करें। मरियम औरंगजेब साहब होपफुली होंगे हमारे साथ। एक ब्रेक लेते हैं और इसी डिस्कशन को, जो ये ताज़ा तरीन खबर है और उसके असरात, इससे बात करते हैं ब्रेक के बाद। खुश आमदेद कहते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लें। इमरान बिलावल से कमेंट करें, आपका ख्याल, क्योंकि बड़ी डेवलपमेंट है, इस पर अपनी राय दें। ये क्यों हुआ है? मतलब आपके ख्याल में ऐसा ही हुआ है कि भाई वहाँ हज़ारों लाखों लोग हैं जो कि वीज़ा पे जाते हैं बरतानिया में हर साल हर महीने, उनमें से कुछ 100 होते होंगे जो वीज़ा एक्सटेंशन की दरखास्त देते होंगे, उन्हीं में से एक आदमी का नाम नवाज शरीफ था। सब प्रोसेस में डालते हैं, नवाज शरीफ ने भी डाल दी, कुछ की एक्सेप्ट हो जाती होगी, कुछ की रिजेक्ट हो जाती होगी, नवाज शरीफ की रिजेक्ट हो गई, या कुछ और हुआ है? ये क्यों हुआ है आपके ख्याल में, क्या हुआ है इमरान? नहीं, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई ये कहे कि जैसे वो मरियम नवाज साहबा कह रही थी कि आसिम सलीम बाजवा को हटाने के पीछे मेरा हाथ है, वो ये तासुर दे रहे हैं। हालांकि बाजवा साहब अपनी मामलात की वजह से हटे हैं, उसमें मरियम नवाज का लेना देना कुछ नहीं था। वो हटा सकती तो तब हटा देती। इसी तरह अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि हमने नवाज शरीफ का वीजा मुस्तरद करवाया तो इनका कोई किरदार नहीं है। अच्छा, ये बरतानिया ने खुद ही किया है। और मैं आपको एक और चीज भी बताऊं कि नवाज शरीफ इतने भी गए गुजरे नहीं है कि बरतानिया फौरी तौर पे उनको डिपोर्ट कर देगा या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात मान लेगा, ऐसा वो नहीं करेगा। लेकिन इतने गए गुजरे भी कैसे हो गए कि उनका वीजा एक्सटेंशन की दरखास्त मुस्तरद कर दी? मतलब वो इतने इन्फ्लुएंशियल भी नहीं रहे कि अपनी ये बात मनवा लेते उनसे? सर, ये औकात तो बंदे को औकात तो बतानी होती है ना हर एक को उसकी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो मियां नवाज शरीफ को अपने मुल्क से निकाल देंगे। मियां साहब 1-1.5 साल निकालना चाहें वहां निकाल सकते हैं, और मियां साहब को उनके तरीके भी आते हैं। मियां साहब के लॉयर्स भी मौजूद हैं, वो भी उनको तरीके बताएंगे। ठीक है, मियां साहब वहां रहेंगे, मियां साहब की वहां जरूरत है। जब मियां साहब को आना होगा ना, वो खुद ही तभी आएंगे वापस पाकिस्तान में। ओके, ये मैं जरा ये सवाल स्टूडियो में लेके आता हूँ। रऊफ भाई की बात ठीक है। जी जी जी, क्या क्या रऊफ भाई की ये बात ठीक है कि मियां साहब को इस बात का शदीद एहसास है कि पाकिस्तान में एक ऐसी कौम रहती है, उसको जब मर्जी जाके बेवकूफ बनाओ। मियां साहब को शदीद एहसास है इस बात का। रऊफ साहब ने लफ्ज जनरस इस्तेमाल किया था, वैसे आपने बेवकूफ इस्तेमाल कर लिया। यू आर नॉट बीइंग टू जनरस। क्या क्यों हुआ है आप ख्याल तज्जिया? देखिए, ये बात तो क्लियर है कि इस रिजेक्शन से उन्होंने इस बात को रद्द कर दिया है कि जी उनकी सेहत जो है वो ये लाजम करती है कि वो यहाँ पे रहें। ये रीजन तो खत्म हो गया। जो रीजन बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की अदालतों को दिया गया था ओरिजिनली, सही है, और उसके बाद जब पूछा गया, मरियम औरंगजेब साहिबा भी हैं, वैसे आप कंप्लीट कर लें फिर, बल्कि आप ले लें को जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है एमएनएल की। अस्सलाम वालेकुम मरियम औरंगजेब साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा मरियम साहिबा, अभी हम यही स्टूडियो में ही बात कर रहे थे, वो जो एक लीगल उनके पास ऑप्शन है, दूसरा आपने भी कहा कि भाई उस फैसले में भी लिखा है कि वो अपील कर सकते हैं, तो बिल्कुल लिखा है, और वो अपील करेंगे तो कुछ गलत नहीं करेंगे कानूनी तौर पे। ये तो एक पॉइंट आ गया ना कि ये अज्यूम करना तो मुश्किल नहीं है ना कि नवाज शरीफ साहब ने इसी बुनियाद पर वीज़ा के एक्सटेंशन की दरखास्त की होगी कि भाई मुझे मेरी सेहत यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं देती, आप एक्सटेंड कर दीजिए, और एक्सटेंशन नहीं मिली। इसका मतलब ये तो कहना ठीक हुआ ना कि बरतानिया ने भी मानने से इनकार कर दिया कि इतने बीमार है वो कि ट्रैवल भी नहीं कर सकते। ये तो आपके सियासी मुखालिफों के पास बहुत बड़ा बयान ही आ गया। इसका क्या जवाब देंगे? नहीं, ऐसी अच्छा, बात नहीं होती। फिर आपको पता होगा वसीम कि वीजा एक्सटेंशन अगर मैं भी बाहर हूँ जी जी और वीजा एक्सटेंशन अप्लाई करती हूँ, ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है एक्सटेंशन का, और उसके ऊपर आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। अगर उसके ऊपर कोई डिसीजन नेगेटिव आता है, मे बी डॉक्यूमेंट मजीद चाहिए होते हैं, मजीद वेरिफिकेशन चाहिए होती हैं, और इसीलिए उस फैसले के अंदर ये कैटेगोरिकली दर्ज है, लिखा हुआ है कि अगर आप इस फैसले के जो फैसले आया है उसकी रोशनी में अगर उसके खिलाफ या उसके अंदर मजीद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपील दायर करने का राइट रखते हैं टू द इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल, और वही राइट को एक्सरसाइज करते हुए जो उन्होंने उसके अंदर डिटेल्स दी हैं फैसले के, उनके साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ वो एप्लीकेशन लॉयर्स तो ये तो तय हो गया ना कि जितने डॉक्यूमेंट्स अब तक सबमिट कराए थे उन दस्तयाब शवायद के मुताबिक उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि ये बीमार है। हाँ, वो एडिशनल जमा कराएं, फिर शायद मान भी जाए बरतानिया वाले, लेकिन आज की तारीख तक का तो ये स्टेटस है ना। ये आपका एनालिसिस हो सकता है कि मानने से इनकार कर दिया कि वो बीमार हैं, बल्कि ये हो सकता है, इसमें मेरी जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि मे बी दे नीड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या
तो एप्लीकेशन के साथ मजीद कोई चीजें उनको चाहिए जिसको उन्होंने ट्राइब्यूनल इमिग्रेशन के अंदर राइट टू अपील के साथ जमा करा दिया है और वो प्रोसेस ट्रिगर हो चुका है। और जब तक वो प्रोसेस, जब वो ट्रिगर हो जाता है प्रोसेस, तो उसके अंदर जब तक वो फैसला नहीं आता तो जो फैसला होम ऑफिस का होता है वो इस वक्त इनइफेक्टिव है और मियां साहब का यूके में स्टे लीगल है, जो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर उनको वीजा एक्सटेंशन लीगल तो है सही। अगर आप पॉलिटिकल साइड पर आ जाएं, कल सुबह से जब आपके सियासी मुखालिफ ये बात कहना शुरू करेंगे कि मैं अगेन फिर कह रहा हूँ लीगल तो है ये, मैंने पहले कह दिया, लेकिन जब वो ये कहेंगे कि भाई आप वोट को इज्जत दो के बयानी की जंग लड़ रहे हैं, जिस मुल्क में आप गए हैं वो मुल्क भी कह रहा है कि भाई आप मेहरबानी करें आप जाएं, और आप आ नहीं रहे, वोट की इज्जत दो की जंग आप सात समंदर पार से लड़ रहे हैं, तो डिफेंड करना मुश्किल नहीं हो जाएगा। सियासी मुखालफीन जो है उनकी तो जहनी हालत ये है कि वो सुबह का इंतजार नहीं करते ऐसी चीजों पर। उन्होंने अभी से वो बयानियां शुरू कर दिया है, लेकिन सियासी मुखालफीन जो बयानियां दे रहे हैं उन्हीं की दरखास्त के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां बयान दिया था हेल्थ मिनिस्टर ने जाके कि मियां साहब बाहर जाना उनका जरूरी है क्योंकि उनका यहाँ इलाज नहीं हो सकता, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की दरखास्त है लाहौर हाई कोर्ट में। इस बात को मैं याद दिलाना चाहती हूँ। दूसरी बात, ये उस शख्स के बारे में बात हो रही है जो अपनी बेटी के साथ जो इल्जामात की हकीकत है वो अरशद मलिक साहब के बाद और तमाम जो बाद में बयानात आए शौकत सिद्दीकी साहब के और बाकी जो बयानात हैं उसके बाद उनकी जो हकीकत है वो हम सबके सामने। लेकिन फैसला आया, फैसला आने के बाद मियां साहब लंदन से वापस आए, उनकी बेगम उस वक्त बिल्कुल बिस्तरे मर्ग पर थी, जब यही किराए के तर्जुमान उस वक्त भी इसी बयानिए के साथ अपनी सियासत कर रहे थे, लेकिन वो वापस आए, वो जेल गए, वो जेल में रहे और उसके बाद जब उनकी और अभी भी अगर अब हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बात कर लेते हैं, वैसे मैं एक बात कंप्लीट कर लूं, और उस वक्त जिस वक्त वो गए तो वो मियां साहब खुद नहीं गए थे कि मैं बीमार हूँ, पंजाब हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने उनका नाम ECL से निकाला और पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट में जाके बयान दिए, मेडिकल रिपोर्ट दी जो कि सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट थी कि मियां साहब बीमार है। ये किराए के तर्जुमानों को पता होना चाहिए। लेकिन अभी भी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये अपील रिजेक्ट हो गई या दोबारा जब एडिशनल डॉक्यूमेंट जमा करें और उसके बाद भी फैसला बरकरार रहा तो मियां साहब पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। देखिए मियां साहब ने पाकिस्तान आना है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं तो स्पेसिफिक सिनेरियो के हवाले से पूछा और ट्राइब्यूनल इमिग्रेशन का क्या फैसला आता है ये काबिल वक्त होगा कहना, जो भी फैसला आएगा उसके अकॉर्डिंगली फैसला किया जाएगा। सियासी पनाह की दरखास्त नवाज शरीफ साहब कभी नहीं देंगे। मैं कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई कर चुकी हूँ क्योंकि एक दो किराए के तर्जुमान बीच में जो कि आजकल एक नई पार्टियों में अपनी नौकरियों को पक्की करने के चक्कर में मैं वो कैटेगोरिकली कह चुकी हूँ कि ये वीजा एक्सटेंशन की मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर एप्लीकेशन और राइट टू अपील है, किसी किस्म का पॉलिटिकल असाइलम ना दिया गया और ना दिया जाएगा। बस तो इसका मतलब ये हुआ अभी तो चूंकि ये प्रोसेस भी 8, 10, 12 महीने लंबा होता है तो फिलहाल वो अपील पे चले जाएंगे और ऐसे ही रहते रहेंगे। ये जो ट्राइब्यूनल इमिग्रेशन का फैसला करेगा उसके अकॉर्डिंगली होगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, देखिए बात तो ठीक है, लीगली तो हमने क्लियर हो गया ना। हाँ। अब जो सियासी उसका पहलू है वो तशरीह अच्छा, आप कह रहे थे एक तरह से वो बयानी आएगा जो PTI का था और एक तरह से नून का क्या बयानी आएगा वो देखते हैं। वो ये बयानी आया, नून का कितना तगड़ा है काउंटर नैरेटिव। नून का बयानिया अभी जो है वो बुनियादी तौर पर लीगल है, वो लीगल बयानिए के ऊपर जो है वो अपनी पोजीशन बना रहे हैं। सियासी बयानिए पे उनका वही है कि जी जो बिल्कुल आपने सवाल किया वो अच्छा किया, आपने सवाल कर लिया असाइलम का, उन्होंने कहा जी उसको बिल्कुल रूल आउट कर दिया। मेरा भी ख्याल है कि वो कभी भी ऐसी पॉलिटिकली बहुत ही बर्बाद बिल्कुल। लेकिन इशू ये है कि अब जो जंग होनी है पाकिस्तान में, कानूनी जंग होनी है बरतानिया में, या सियासी जंग होनी है यहाँ और वो शुरू हो गया है। वो शुरू हो गया। अब इस पे आपने लीगली और उसमें विकेट कमजोर है ना, लीगली वहां उनकी विकेट ठीक है, साल डेढ़ निकालेंगे। यहाँ पे अभी तक मुझे लग रहा है कि PTI को ज्यादा फुल टॉस मिली है। अब वो फुल टॉस पे छिक्का मारे और आउट हो जाए वो अलग बात है, लेकिन मिल उनको गई है। ठीक है, अच्छा आप ये तो आप बता चुके कि जनाब नून लीग का अपना वर्कर इस पर क्या सोचेगा और सारा कुछ, लेकिन आपको यानी क्या कोई ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी का इम्कान रहता है कि नवाज, चूंकि ये हो चुका है ना, कोई मैं हाइपोथेटिकल बात तो नहीं कर रहा हूँ कि भाई अगर मेरा मुल्क है, उस मुल्क का नाम सऊदी अरब है या कतर है या दुबई है कुछ भी, और मैं किसी शहरी को चाहता हूँ कि अपने पास बुला लूँ, तो कानूनी तौर पर तो कोई भी चीज़ मुझे ये कंडीशन नहीं रोक सकती ना, मैं अपना एक जहाज में जाऊँ। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा अब नहीं होने लगा। मेरा ख्याल मुश्किल होगा सऊदी अरेबिया के लिए कि वो इस तरह नवाज शरीफ साहब को बुलवा लें, स्पेशली जब उन्होंने 2000 में बुलवाया था नवाज शरीफ साहब को, बकायदा उस वक्त जनाब मुशर्रफ से अंडरस्टैंडिंग थी, डील हुई थी, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आके उन्होंने अपनी कंसेंट ऑन बोर्ड थी। आपकी दफा हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट भी इस पे ऑन बोर्ड नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं, वो एक उन्होंने पोजीशन ली हुई है, पूरी तहरीक इंसाफ ने ली हुई है। उनके सऊदीज के लिए आसान नहीं होगा कि
कि आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी अपने अगेंस्ट करें, DGI को भी करें, एक उसको प्राइम मिनिस्टर को भी करें, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को खुश करने के लिए, एक को खुश करने। ऑलरेडी आपके तल्लुकात हमने देखा पिछले 1-1.5 साल में कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के वो इतने अच्छे भी नहीं रहे, बड़ी मुश्किल से मेरा ख्याल तल्लुकात जो है थोड़े से बहाल हुए। अब आप एक ऐसे बंदे को अपने पास बुला लेंगे जो नाम लेके उनका जनरल बाजवा साहब का या जनरल फैज साहब का या इमरान खान से वटेवर उन पे आके तनकीद कर दो। सो मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी जो है इतना बड़ा रिस्क लेंगे अपने लिए कि एक आगे पूरी रियासत के साथ एक टक्कर ले लें। अब की दफा मुझे नहीं लगता। और पार्लियामेंट में वो जो यमन फौजें ना भेजने वाला वो हुआ था, उसके बाद से कोई नवाज शरीफ साहब से बहुत खुश भी नहीं है ना? नहीं, मेरा ख्याल नवाज शरीफ साहब की और उनकी पार्टी ने कैश करवाया। जो यहाँ पे एक आया था ना, गैप आया था पिछले दिनों इमरान खान साहब और इनकी पार्टी ने, और एक हमारे एस्टेब्लिशमेंट और उनके दरमियान जो आया था, थोड़ा गैप आया था MBS के दरमियान, तो उन्होंने आके ओनरशिप दे दी थी और उन्होंने कहा था सऊदीज हमारे दोस्त हैं, मुश्किल में काम आते। सो आके उन्होंने गैप को उसको फिल करने की कोशिश की थी। और एक बात थोड़ी सी जो उन्होंने इमरान ने किया ना, बड़ी अहम थी। वो क्या? इमरान ने कहा कि यहाँ पाकिस्तान में कोई भी जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट की उसके बगैर वो नहीं आया। यहाँ पे जो बात उनकी ठीक है, या आते हैं उन्हीं की मर्जी से। कोई एक आदमी मुझे नजर नहीं आता कि जो उनकी मर्जी के अगेंस्ट आए। इवन इमरान खान साहब को देख लें, उन्हीं की अगर उसमें आए हैं, एक उनकी बैकिंग के साथ, आशीर्वाद के साथ। एक चीज जरूर है जो मुझे थोड़ा सा वो करती है कि इनको वो नहीं आने देंगे। आप ये देखें, जनरल मुशर्रफ साहब जो थे वो नवाज शरीफ के डेडली एनिमी थे। सही। और वो कहते होते थे कि अब की दफा ये नहीं आएंगे, बस इनकी सियासत खत्म होगी, क्या कुछ नहीं कहते, सारे कहते थे। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल हुआ, will you let them come in? पाकिस्तान उन्होंने कहा I'll rather kick them out। और फिर हमने देखा उन्हीं के दौर में नवाज शरीफ साहब भी आ गए, सारे आ गए, और फिर जनरल कियानी साहब आ गए। उन्होंने आते ही सारी जनरल मुशर्रफ की पॉलिसीज को रिवर्स कर दी। सो नवाज शरीफ साहब जो हैं या उनकी कंपनी जो है ना, वो जरा ये देखेगी कि पाकिस्तान में कोई ऐसे फेवरेबल कोई हालात हो सकते हैं कि जनरल मुशर्रफ के जैसे उनके 6-8 साल खत्म हुए थे, नई एस्टेब्लिशमेंट आ गई थी, उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया था, जनरल कियानी से मुलाकातें भी हो गई, वो उनको इलेक्शन भी जीत गए, वो पावर में भी आ गए। उन्हीं दिनों कियानी साहब आपको पता है वो थे आर्मी चीफ थे जब नवाज शरीफ यहाँ पे बने। एक एस्टेब्लिशमेंट थी जो 8-10 साल तक नवाज शरीफ की डेडली एनिमी थी, फिर मामला उलट, और फिर एक आपकी एस्टेब्लिशमेंट आ गई सबसे ज्यादा मुस्तकबिल करीब में ऐसा होना मुश्किल लगता है ना बज़ाहिर। सो नवाज शरीफ साहब की कोशिश होगी कि मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है, मौजूदा जो आर्मी जनरल्स हैं, अगर ये कोई आगे पीछे हो जाते हैं, चेंजेस हो जाती हैं, फिर कुछ दरमियान में 2-3 मुल्कों को लाया जाए और वो जनरल मुशर्रफ वाला पुराना फार्मूला जो है वो आके अप्लाई किया जाए, तो शायद उनको लगता है। सो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट में जब चेंजेस आती हैं तो इनके वहां पे जनरल लेवल पे, टॉप लेवल पे भी चेंजेस आती हैं। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन इमरान चेंज करते हैं अपने आप को। ठीक है, ये जरा इसमें भी कमेंट करना ना। देखें, जाहिर है हम सब जानते हैं कि एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है ना वो, बल्कि शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पाकिस्तान की सियासी हुकूमत इस वक्त क्या चाहती है? ये रोजे रोशन की तरह हैं, उनको गुस्सा है, उनको अपने आप पे भी गुस्सा है, नवाज शरीफ साहब और गुस्सा है कि यार एक आदमी बेवकूफ़ बना के चला गया, और उनका बस नहीं चलता है कि खुद अपने हाथ से पकड़ के खींच के लगा अडियाला में बंद करके वो उस ताले में भी एल्फी शेल्फी लगा दें कि अब कोई ना खोल। बेवकूफ़ बना के नहीं किया, वो वोट दे के किया इनको। किनको? पार्लियामेंट में वोट दे के गया, बेवकूफ बना के नहीं किया। इमरान खान साहब को तो वोट नहीं दिया ना। ये सुन ले, ये आप जरा बात को ना प्रॉपर कर लें। हम, मेरा ख्याल है वो कह रहे हैं ये नुक्ता क्या है वो भाई, ये नुक्ता मैं सुन लो फिर आता है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो यहाँ पे बेवकूफ बना के नहीं गए एस्टेब्लिशमेंट को, वो एस्टेब्लिशमेंट को बकायदा 3 साल मुद्दत मुलाजमत में वोट डाल के गए हैं पार्लियामेंट। अब सवाल पूछे इमरान भाई। नहीं, मैं सही है, मैं सवाल किसी नहीं, मैंने सवाल के 2 हिस्से किए। मैं ये कह रहा था कि इमरान एक मिनट खाली ये कह रहा था कि सियासी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों को अलग अलग करके मैं सवाल पूछ रहा था कि सियासी हुकूमत का तो हमें पता है कि उनका बस ही चलता है, आके अभी बंद कर दें। एस्टेब्लिशमेंट को क्या सूट करता है? खामोश नवाज शरीफ लंदन, दुबई, अमेरिका कहीं बैठा रहे, साल में एक दफा तकरीर करते वो, या एक नवाज शरीफ यहाँ अडियाला में बंद हो, उनको क्या सूट करता है? मैं इस तरह 2 ये बाइफिकेशन कर रहा था। जी इमरान, अम्मा बताएं। उधर ही रहे, जान छोड़े, उनको ये लगता है। मैं आपको साफ बता रहा हूं। अब मामला यह है कि आप लोग 3 लोग बैठे हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं यार। वो बीबी आपको चक्कर देके चली गई, आपको समझ ही नहीं आई। उसने आपको, मरियम औरंगजेब थी मेरे ख्याल में, जी, उसने आपको साफ एक बात कही है कि मियां साहब के कुछ कागजात कम थे। आप तीनों ने, किसी ने नहीं स्टूडियो में बैठ के पूछा कौन से कागज कम थे? नहीं इमरान, वैसे मेरी उनसे शो से पहले बात है, ये वो तो उसका हवाला दे रही थी ना, जिससे हम एग्री नहीं करते जाहिर है, लेकिन वो तो उसका हवाला दे रही थी ना कि जब भी आपको डॉक्यूमेंट अप्लाई, वीजा अप्लाई करते हैं, चाहिए था उनसे कि बीबी आप बता दें। वो क्लेम एक कर रही है ना, खबर दे रही है आपको कि यार कागज कम थे मियां साहब के। देखें, अगर मियां साहब को आज भी और उनके वकला को, उनके बच्चों को सारी जिंदगी, इनके पूरे खानदान के पास वीजा हैं बरतानिया के, जितना इनका तजुर्बा है बरतानिया का वीजा लगवाने का, दुनिया में किसी का नहीं होगा, पूरे पाकिस्तान में किसी का नहीं होगा। इनके कागज कम थे यार, फॉर गॉड सेक। यदि बेवकूफ बनाना है तो एक लेवल तक बनाए, और ये उससे पूछा जाना चाहिए था मेहमान से कि आप बताइए कि कौन से कागज कम थे।
सिंपल नहीं इमरान, ये तो लेकिन एक प्रैक्टिस है ना कि आप अपने तौर पर सारे डॉक्यूमेंट भी जमा करा दें, तो वो लिख के भेजते हैं कि हम नहीं समझते कि इन दस्तियाब डॉक्यूमेंट की रोशनी में आपको वीजा दिया जाना चाहिए या एक्सटेंड किया जाना चाहिए। हो सकता है उन्होंने सोशल या मीडिया के अकाउंट्स के वो मांगी हूँ, डिटेल्स मांगी हूँ, जैसे आप और मैं जब अप्लाई करते हैं, मैंने वीजा को किया था, अप्लाई किया था 2-3 मुल्कों में, उन्होंने मुझसे मांगे थे सारे, मुमकिन नवाज शरीफ साहब से मांगा, लेटर नोट इमरान भाई के जवाब में मैंने हाँ जी मैंने 2012 में ना एक मुल्क के वीजा के लिए अप्लाई किया। वसीम, हाँ मैंने अप्लाई किया एक मुल्क के वीजा के लिए। सही है। वहां जिन्होंने मुझे मेहमान बुलाया था, उनके कुछ डॉक्यूमेंट कम हो गए, मेरा उस मुल्क ने वीजा रिजेक्ट कर दिया। और मैं कोई सियासतदान थोड़ी हूं वसीम, मैं प्रोटेस्ट में आज तक उस मुल्क में नहीं गया, दोबारा मैंने वीजा अप्लाई नहीं किया। एक आम आदमी, छोटा सा सहाफी हूं, मेरी गैरत ने गवारा ही नहीं किया कि मैं उस मुल्क की एम्बेसी में दोबारा अपना पासपोर्ट भेजूं जिसने मेरा एक दफा वीजा रिजेक्ट किया है। यहां 3 दफा का वज़ीर-ए-आज़म बैठा हुआ है वहां पे कान लपेट के कि कोई बात नहीं, मिल जाएगा वीजा, इज्जत तो आनी जानी चाहिए। हमने बात की ना कि पॉलिटिकली तो ये ऑप्टिक्स के लिहाज से, क्रेडिबिलिटी के लिहाज से एक बहुत बड़ा डेंट है। ठीक, बिल्कुल सही। और आप बाकी कह रहे हैं कि तो अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है पाकिस्तान में, जहां पॉलिटिकल गवर्नमेंट का बस ही चलता है कि हाकिम को जेल में बंद करे और इदारे चाहते हैं भाई बाहर बैठा रहे और जान छोड़े। ठीक, ब्रेक लेते हैं। इनका एक बयान वैसे तागे है किनका, पीएमएलएन की तरफ से ना, क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने फोन किया। हाँ जी नवाज शरीफ साहब को फोन किया और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आपकी सेहत सबसे ज्यादा अजीज है। और लेकिन ये नैरेटिव बात बन नहीं पाएगी, वही जो बात करें। ब्रेक के बाद जरा आते हैं, दोबारा बात करते हैं। खुश आमदीद। लास्ट सेगमेंट मरियम औरंगजेब साहबा ये कहती हैं, उनका ब्रेक के भी रब्ता उन्होंने किया कि भाई वो हतमन एग्जैक्ट डिटेल्स वो कहती हैं मैं नहीं जानती कि कुछ डॉक्यूमेंट की कमी थी या क्या जिसकी वजह से रिजेक्ट हुई। वो कहती हैं मैंने ये कहा था, वो कहती हैं बेशक सुन लिया जाए दोबारा, कि आमतौर पर जब दरख्वास्त रिजेक्ट होती है उसमें डॉक्यूमेंट की कमी एक वजह होती है। इस केस में एक्जैक्टली क्या हुआ बारह, तो कंक्लूड करते हैं क्विकली। हम ज़रा तफसील से तो बात करेंगे कल, यानी अगले प्रोग्राम में। शहबाज गिल साहब हैं हमारे साथ, पीटीआई के सीधे रहनुमा, और ज़ाहिर है खुश तो बहुत होंगे आज। लेकिन शहबाज साहब ये बता दें बस क्विकली, फिर हम तफसील से बाद में बात करेंगे कि आज तो बरतानिया ने भी एक तरीके से हमारी ये राय है कि मानने से इनकार कर दिया कि इतने बीमार हैं। तो वो जो रिपोर्ट जिसकी बुनियाद पर आपकी गवर्नमेंट ने जाने दिया था, उस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी क्या है? आपको लगता है कि वो क्या गड़बड़ थी उसमें, क्या हुआ था, वो चले कैसे गए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदामी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि मुजरमान कई दफा जेल तोड़ के भी भागते हैं, और आपने बड़े बड़े एनरॉन कंपनी का फ्रॉड सुना होगा, उसने किस तरीके से अमेरिका के अंदर वहां के लोगों को साथ मिला के, यहाँ तो रिपोर्ट की बुरी यहाँ पे कहना बताने चाहिए, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, प्रोग्राम खत्म हो रहा है बस। मैं आपको क्विकली बता दूं, मैं यही आपको खबर भी देके जाऊंगा प्रोग्राम के। अच्छा, खबर दे दें मेरी यार, ये बता दें। हाँ, तो एनरॉन ने भी बड़ा मिलके फ्रॉड किया था, अमेरिकी एजेंसीज के लोगों के साथ को मिला के उन्होंने फ्रॉड किया था और जाली तरीके से काम किया था। इसी तरीके से जब 9/11 के हमले हुए थे तो उसमें भी बहुत सारे लोग अंदर से उन्होंने सपोर्ट की थी, तो वो जाके हमले हो सके थे। खबर क्या है सर? सिस्टम्स के अंदर लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं ऐसे क्रिमिनल्स को, ये तो नई बात नहीं। अब ये जो क्रिमिनल थे, ये क्योंकि झूठ बोल के गए थे यहाँ, तो उन्होंने पूछा कि साईं आप दवाई लेने आए थे, आपने एक बीमारी बताई थी, उसकी आपने रिपोर्ट्स नहीं जमा करवाई एक्सटेंशन के साथ, तो उन्होंने एक मौका दिया, इन्होंने दोबारा नहीं जमा करवाई, उन्होंने दूसरा मौका दिया कि आप वज़ीर आज़म रहे एक मुल्क के, आप बीमार भी कह रहे हैं तो हम आपका वीजा रिजेक्ट नहीं करना चाहते, दूसरा मौका दिया। इन्होंने फिर रिपोर्ट जमा नहीं कराई, उन्होंने फिर इन्हें तीसरा और हतमी मौका दिया। अच्छा, क्योंकि ये क्लाइंट और उनके दरमियान राजदारी से होता है वीजे का मामला, जैसे अब मासूमाना सवालात पूछते तो ये मासूमाना होते हैं एक दूसरे के साथ सवालात, तो ये बाहर नहीं आती ना खबर किसी के पास। तो ये तीसरे और हतमी मामले में भी मियां साहब अड़े रहे और उन्होंने कहा जी कि वो करते हैं कराते हैं जो वो यहाँ करते हैं। आपको पता हमारी अदालतों के साथ यहाँ शायद चल जाता है ऐसा काम, वहां नहीं चला, तीसरी दफा उन्होंने रिजेक्ट करके हाथ में दे दिया। तो बुनियादी तौर पर इन्होंने वहां रिपोर्ट जमा नहीं करवाई। और अगर अब मुसीबत ये है कि रिपोर्ट्स बनाने वाली जो हमारी साइंसदान है बाजी, हमारी कैलबरी बाजी, अगर वो वहां होती तो उन्होंने फट से रिपोर्टें बना के हाथ में दे देनी थी। अब बाजी यहाँ है, वीडियो बनाने की भी एक्सपर्ट बाजी है, रिपोर्टें बनाने की। तो यहाँ वाली रिपोर्ट भी फिर जाली थी, उसमें तो आप लोग, उसमें तो आपकी इंतजामिया की और गवर्नमेंट। सर मरीज जब साल से उधर हो ना तो रिपोर्ट्स भी भाईजान उधर की चलती है। अब रिपोर्ट उधर की चलनी, एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट है, उनका नाम है इमरान रियाज खान, उन्होंने एक वीलॉग किया था बहुत पहले, कोई चंद महीने पहले, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अगर शरीफ फैमिली जो नवाज शरीफ वहां उतरे थे वो रिपोर्ट्स मंजर आम पे ले आए तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि उसमें लाखों में प्लेटलेट्स आए थे। तो अब खुद अपने ही दाम में वो जो है ना वो नवाज आ गया। अच्छा ठीक है, थैंक यू भाई बहुत।
फाइनल वर्ड क्या सियासी मंजरनामा क्या? देखिए मेरे ख्याल में अब PMLN के पास ये ऑप्शन है कि उन्होंने अल्टीमेटली तो मियां साहब ने वापस आना है और इलेक्शन के करीब आएंगे, जैसे भी आए, और करीब इसलिए आएंगे क्योंकि उनके आने से एक हलचल मचेगी, वो जेल में जाएंगे, PMLN का एक बयानिया बनेगा। सवाल ये कि उस वापसी के लिए पहले अगर वो आ जाते तो बड़ी आसानी थी, एक बयानिया बनाया था। अब उस वापसी के लिए इनको कुछ बनाना पड़ेगा और अगले कुछ दिन तक इनको ये जो आगे से एक सैलाब आ रहा है तनकीद का, इसका संभालना पड़ेगा। और रोज़ा आपको लगता है ये खैर है, कोई नहीं, 3-4 दिन की बात है, इजी, कोई ऐसा मसला नहीं। पूरी गजनी वाला जो मैं कहता हूँ गंजनी सिंड्रोम, चंद दिनों की बात है, आप भी शोज कर लें, हम भी दानिशवरी कर लेते हैं, हम भी दानिशवरी कर लेते हैं, फिर 2-4 दिन बाद को और यहाँ पे बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, हम भूल जाएंगे और फिर मियां साहब ने नारे बजन के फिर दोबारा आएंगे और सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारने हीरो बनेंगे, फिर एक दफा। हाँ जी इमरान साहब बता दें, 30 सेकंड फाइनल। वसीम 2.25 लाख एक रिपोर्ट में और 2.25 लाख से ज्यादा दूसरी रिपोर्ट में। हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरने के बाद मियां नवाज शरीफ के प्लेटलेस थे, अब वो कागज कैसे जमा करवाए मियां साहब? मैं पहले दिन से चैलेंज कर रहा हूं कि आप वो रिपोर्ट जिसको आपने क्लासिफाई करवा दिया वहां के अस्पताल के अंदर, आप वो क्लासिफाई करवाई हुई रिपोर्ट बाहर निकालें, हमारे साथ शेयर करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मियां साहब रिपोर्टों के ऊपर सांप बन के बैठे हुए हैं। जिन लोगों ने वो रिपोर्टें पढ़ी हैं, मैंने डायरेक्टली ये खबर दी थी पहले और मैंने चैलेंज किया था PMLN को कि आप रिपोर्टें लेकर आए और मेरे पे केस कर दें, बरतानिया में करें, पाकिस्तान में करें। वेरी वेरी वैलिड। ये रिपोर्टें ही ऐसी नहीं है कि वो कहीं दी जाए। इमरान बहुत शुक्रिया तीनों सर, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। जिंदगी सेहत रही तो अगले प्रोग्राम में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।